भारत की जीडीपी के 22 गुना से ज्यादा अकेली एक ब्लैक रॉक कंपनी के पास एसेट मैनेजमेंट का हिसाब किताब है। यानी भारत के लोगों के 20-25 साल की टोटल कमाई का एक कंपनी के पास है और बाकी कंपनियों के साथ इसका कंपटीशन है। इन कंपनियों के मालिक एक ही हैं। फिर फार्मा है, लॉजिस्टिक्स है, या फिर पेस्टिसाइड है, यूरिया है, डीएपी है, पेट्रोल डीजल है, एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर जो मालिकाना हक है वो रॉकफेलर का है। ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये रॉकफेलर फैमिली है जो इस टाइम पर सारा कुछ, इवन जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है, चाहे नीति आयोग ले लो आप, बिल गेट्स के पैसे ले लो, बिल गेट्स की कमाई का ले लो। आपने देखा होगा जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब सोनीपत और झज्जर को बेचा था प्राइवेट कंपनियों के हाथों, तो उन जगह पर इस वक्त जैसे झज्जर का जो एरिया वो बेच के गया था। फिर इन कंपनियों में या जो बैंकिंग है, बैंकिंग का तो मैं आपको बहुत पहले से ही बता ही रहा हूँ, वो तो आपको देख ही रहे हो उसमें। तो इसमें बैंकिंग में एक बड़ा नाम है जिसको लगातार हम बोलते आ रहे हैं, रोथस्चिल्ड फैमिली का। जितने भी रिजर्व बैंक हैं इंक्लूडिंग आरबीआई, ये सारों का मालिक यही है। फेडरल रिजर्व बैंक हो, बैंक ऑफ सेटलमेंट हो इंग्लैंड का, फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो अमेरिका का है। उन सब में जो सोना रखा है वो सारे के सारे की मलकियत इसकी है, क्योंकि वहां जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है वो रखने वाला आदमी यही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया कि वो लोग आपका गांव खाली किस तरह से करवाते हैं, कौन से हथकंडे अपनाते हैं, आपने भी बताया था। फिर भी आप बताइएगा मुझे कि आपके गांव को खाली कराने के लिए वो क्या हथकंडा अपना रहे हैं। मतलब ये मैंने उस टाइम पे सारी चीज़ें आपको बताई थी। अरावली का मुद्दा भी लिया, उसमें गांव में बीमारियां हैं उसका भी खास रीज़न दिया है। चीनी मिल, भट्टी, रिवर्स बोरिंग, पानी का खराब करना, शुगर मिल, कर्जदा करना, भाईचारा, नशा, अपराध, ये सारी चीज़ें हमने मतलब कवर की थी। बाकी आप लोगों से एक गुजारिश मेरी थी कि भाई आप इसमें अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, हम जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो उनको अच्छे से समझना चाहते हैं। अगला जो सवाल बचता है वो ये बचता है कि अपना गांव खाली करवा कौन रहा है? कौन है वो शख्स जिसको आपका गांव चाहिए और वो खाली क्यों करवा रहा है? इसमें ये बड़ा सवाल ये भी आएगा कि वो खाली क्यों करवाना चाहता है। मतलब क्यों जो शब्द है ये भी है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसको आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि आपका जो गांव है उसे खाली कौन करवाना चाहता है। तो मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को ये बताया था कि भाई आपको लगता है कि शायद अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, क्योंकि कांग्रेस के अलग उद्योगपति हैं जो जिनको वो मालिक कहती है, भाजपा के अलग हैं, आम आदमी पार्टी अलग तरीके से काम करती है, तो सबके अपने अपने खसम हैं। तो अपने अपने खसमों को खुश करने के लिए पार्टियां अपना अपना प्रोपेगेंडा रचती हैं। आपके हिसाब से जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसका खसम कौन है, ये जरूर बताइए। और इससे भी बड़ी बात, फिर खसम से आप मालिक मतलब अ, फिर ये देखिएगा कि आपकी जो जमीनें हैं वो कौन ले रहा है। यानी जैसे कर्जा हो गया किसी के ऊपर गांव में, तो वो जमीनें किसको जा रही हैं कर्जे में? वो जा रही हैं बैंकों को। या तो बैंक को जा रही है या किसी उद्योगपति को जा रही है। वो जो उद्योगपति उद्योग लगा रहा है वो भी बैंक से कर्जा ले रहा है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली उसका उद्योग भी जिस दिन बर्बाद होगा वो भी बैंक को चली जाएगी। या फिर वो किसी बड़ी फर्म को जा रहा है, जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, या साइलो बन गए, या फिर कोई बड़ी मिल हो गई, जिसमें वो भी वैसे तो इसी से ले रहा है बैंकों से ही कर्जा, लेकिन फिर भी आपको उसमें किसी अडानी या अंबानी की इन्वेस्टमेंट लगेगी। और आपने देखा होगा जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब सोनीपत और झज्जर को बेचा था प्राइवेट कंपनियों के हाथों, तो उन जगह पर इस वक्त जैसे झज्जर का जो एरिया वो बेच के गया था, उस जगह पर मैक्सिमम जो उद्योग लगे हैं वो ट्रांसपोर्ट वाले लगे हैं, लॉजिस्टिक्स के लगे हैं, या तो डेटा सेंटर खुल रहे हैं,
आप देखेंगे अगर कहीं पानी अगर है, नदी कहीं से बह रही है, बांध वहां है, कोई झील है, उस पे जो कंट्रोल है, वहां डेटा सेंटर बन रहा है, वहां पावर प्लांट बन रहा है, वहाँ कोई भी एनर्जी से रिलेटेड कोई टास्क चल रहा है, या फिर वहाँ और क्या क्या हो सकता है बताइएगा ज़रा, आप बोलते जाइए। एनर्जी का प्लांट चल रहा है, या फिर वहाँ और क्या होगा, लॉजिस्टिक्स का पार्ट होगा। लॉजिस्टिक्स में क्या होगा, बड़े बड़े कंटेनर्स आपको नज़र में आएंगे, कहीं पे अमेजन का दिखेगा, कहीं पे SEZ दिखाई देगा, कहीं रिलायंस की कंपनी पूरा का पूरा एरिया दिखेगा, और कहीं ट्रांसपोर्ट का एरिया दिखेगा। मतलब ऐसा दिखाई देगा, बस ट्रक्स 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 ट्रक्स, या फिर रेलवे का ट्रैक वहाँ से जा रहा होगा, या फिर ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो आपको ये सब नज़र आएगा। तो फिर आपका दिमाग जो है वो हिलना चाहिए कि यार ये क्या चीज़ चल रही है। फिर इन कंपनियों में, या जो बैंकिंग है, बैंकिंग का तो मैं आपको बहुत पहले से ही बता ही रहा हूँ, वो तो आपको देख ही रहे हो उसमें। तो इसमें बैंकिंग में एक बड़ा नाम है, जिसको लगातार हम बोलते आ रहे हैं, रोथस्चिल्ड फैमिली का। जितने भी रिजर्व बैंक हैं इंक्लूडिंग RBI, ये सारों का मालिक यही है। फेडरल रिजर्व बैंक हो, बैंक ऑफ सेटलमेंट हो इंग्लैंड का, फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो अमेरिका का है। उन सब में जो सोना रखा है वो सारे के सारे की मलकियत इसकी है, क्योंकि वहाँ जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है वो रखने वाला आदमी यही है। फिर फार्मा है, लॉजिस्टिक्स है, या फिर पेस्टिसाइड है, यूरिया है, DAP है, पेट्रोल डीजल है, एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, उसके ऊपर जो मालिकाना हक है वो रॉकफेलर का है। ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये रॉकफेलर फैमिली है जो इस टाइम पर सारा कुछ, इवन जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है, चाहे नीति आयोग ले लो आप, बिल गेट्स के पैसे ले लो, बिल गेट्स की कमाई का ले लो, या फिर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, एक्स, एलन मस्क आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जो फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं वो ये उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं। परंतु मैंने आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट करके रखी हैं, और मैंने उसको रिसर्च करके, ताकि आंकड़ा कोई गलत ना हो जाए और आपको मालूम पड़ जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ कंपैरिजन मैं आपको कर देता हूं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि ये कौन कर रहा है, ताकि आपको मालूम पड़े। फेसबुक में, रिलायंस में, या फिर ये जितनी भी तमाम कंपनियां जो मैंने बोली हैं अंबानी अडानी की, इन सारी कंपनियों में अगर अंदरूनी तौर पर जाओगे तो आपको कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का ब्यौरा मिलेगा। उसमें जो ब्यौरा मिलेगा वो मैं कुछ कंपनियों के नाम लिख रहा हूं, एक कंपनी का नाम उसमें मैं पहले से छुपा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा मालूम पड़े। एक कंपनी का नाम है वैनगार्ड, एक दूसरी कंपनी है स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन, स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन। ये मैं टाइम इसलिए रहा हूं, मैं पहले से भी लिख के रख सकता था, लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूं यहां पर ताकि आप इनके नाम याद रख सकें, ताकि आप इस पर थोड़ा समय बिता सकें। इसको खाली वीडियोस की तरज पे ना लें कि कोई आदमी वीडियो बना रहा है और उनको समझ रहा है, क्योंकि जब आप गांव में, देश में जाएंगे तो आपके पास जो होनी चाहिए वो रिसर्च और समझ होनी चाहिए, फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट। जो जो जब गांव वालों के सामने बैठकर बात करोगे ना, तो वो आपसे पूछेंगे वो हमको क्यों मरवाना चाहते हैं। कोई किसी देश के ऊपर अगर इस तरह से मरवा देगा तो कब्जा करके फिर उसको मिलेगा क्या, फिर वो कौन लोग हैं, फिर वो क्या करते हैं। जैसे अभी तक हम आपको बताते आए हैं कि भाई जैसे JP मॉर्गन है, ये भी एक फैमिली है जो 13 फैमिलीज में से है। JP मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये मैक्सिमम जो है ना, जो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, ये एसेट मैनेजमेंट है। एसेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि रिलायंस के पास जितनी एसेट है, उसके पास जितनी शेयर होल्डिंग है, उसको वो कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकती है, उसको वो कहां कहां लगाए। ऐसा नहीं होता है कि रिलायंस सिर्फ अपनी कंपनियों पे ही खर्चा करके रखता है या अपनी कंपनियों पे ही वो इन्वेस्टमेंट करके रखता है, वो हर जगह इन्वेस्टमेंट करके रखता होता है।
ब्लैकस्टोन एक कंपनी का नाम है, ब्लैकस्टोन ग्रुप, मैं जीपी लिख देता हूं ग्रुप के लिए। और गोल्डमैन सैच इन एसेट कंपनी। ये इसलिए जरूरी है आपको बताना ताकि आपको मैं दो चीजें कंपेयर कराऊंगा कि आपका देश, आप कहां स्टैंड करते हैं पूरी दुनिया के एसेट मैनेजमेंट के उस कंपनियों के सामने, और रिलायंस और अंबानी अडानी जैसे लोग ये कहां स्टैंड करते हैं। क्योंकि इनका स्टेटस आपको बहुत बड़ा नजर आता है। आपको लगता है कि अंबानी अडानी बहुत बड़े, जेपी मॉर्गन की ही एक और कंपनी है, इसका नाम देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी की सारी एक ही आदमी की हैं। मतलब आप इसको ऐसे मान सकते हो, जैसे ये मॉर्गन स्टैनली, तो स्टैनली फैमिली इसमें मॉर्गन के साथ कनेक्ट हो गई। और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इस कंपनी का नाम उन्होंने रख दिया मॉर्गन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। और थोड़ी देर पहले जब मैंने ऊपर लिखा था मैनेजमेंट, ऊपर मैंने मॉर्गन का लिखा तो बोला जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट। तो ये तो एसेट मैनेजमेंट कर रहा है मॉर्गन, और ये स्टैनली के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर रहा है, वही मॉर्गन है ये, यानी कि जो ऊपर काम कर रहा है। यही फिर आगे चले जाओगे तो दूसरी कोई फैमिली आ जाएगी, वो वेलिंगटन फैमिली आ जाएगी, वेलिंगटन इन्वेस्टमेंट्स या मैनेजमेंट। ये या तो एसेट मैनेजमेंट है या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। टी रॉय प्राइस ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। फिर वो कहते हैं इन्वेस्को लिमिटेड, ये इन्हीं की है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, ये कंपनियों के नाम आपको अलग है, जब आप इनके डायरेक्टर्स की लिस्ट में जाओगे तो आपको इनके मालिकों के बारे में पता चलेगा, और जो वहां लिखा हुआ है वो इनके असली मालिक नहीं है, ये भी बता देता हूं मैं। फिर जो क्लास स्क्वाब है उसका लड़का है, उसकी कंपनी है क्लास स्क्वाब है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो पहला चेयरमैन था, जो SCHWAB, कार्ल स्क्वाब का बेटा चार्ल्स स्क्वाब, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये आप समझ जाइएगा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। एक कंपनी का नाम है अमुंडी, इसका जो ऑफिस है वो फ्रांस में है। ये मैंने स्पेशली बोला है कि इसका ऑफिस फ्रांस में है, वो इसलिए बोला है क्योंकि उससे ऊपर की जितनी कंपनियां आई हैं वो सारी कंपनियों का ऑफिस अमेरिका में है। यूएसबी एसेट मैनेजमेंट, इसका ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ये एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को न्यूट्रल घोषित किया हुआ है, और वहाँ एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वो वहाँ पर काम करती है। बर्जर कह लो, न्यू बर्जर, ठीक है, बैरमैन, ये दो बड़े बड़े इन्वेस्टर ग्रुप हैं, उनका उनका कॉम्बिनेशन है। फिर लेग मैसन, ये भी ऐसा ही है, लेग मैसन भी दो घराने हैं जिन जो मिल करके काम कर रहे हैं। फिर AQR, ये तीन घराने हैं, AQR कैपिटल के नाम से, कैपिटल मैनेजमेंट, यानी ये भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के का ही काम करते हैं। और अब ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं कि ये कंपनियां क्या हैं, और इनका भारत के अंदर जो रुचि है, या भारत में इनकी औकात है, या भारत की इनके सामने भारत की इकोनॉमी की औकात है, वो थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। इस वैनगार्ड के पास 17,600 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 17,600 प्लस एम्प्लॉयज, और 7.2 बिलियन की इसका एसेट अभी, मतलब ये रेवेन्यू है, जो पिछले साल का रेवेन्यू है इनका। स्टेट स्ट्रीट कैपिटल में लगभग 39,000 प्लस एम्प्लॉयज काम करते हैं, और यहां जो इसकी जो रेवेन्यू दिखाया वो 12.1 बिलियन का दिखाया, डॉलर में है ये सारा का सारा, US डॉलर। फाइडेलिटी में लगभग 50,000 प्लस एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इसकी जो वर्थ दिखाई वो 23 बिलियन दिखाई, डॉलर में है ये, ठीक है। और फिर मैं आपको आगे लेके जाता हूं, जेपी मॉर्गन के अंदर लगभग 25,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये वाली चीज़ें आपको नेट पे मिल जाएंगी, ये आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अभी इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। 10.5 बिलियन डॉलर का इसका
खेल था पिछले साल का। और अभी आपको जब आपके होश उड़ेंगे जब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसमें भी 3000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और लगभग सॉरी ब्लैकस्टोन का 8.3 है। ब्लैकस्टोन का जो डेटा है, ब्लैकस्टोन का जो रिकॉर्ड है वो इसका 8.3 है और इसका 10.5 है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्गन स्टैनली आ गई। मॉर्गन स्टैनली में 8000 प्लस एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और इनमें प्लस ही है, ये तो मैंने जस्ट वैसे ही किया हुआ है। ये 7.9 बिलियन का इसने अपना दिखाया था हिसाब किताब के अब की बार हमारा जो रेवेन्यू है वो इतना आया है। फिर आपका वेलिंगटन फैमिली का आ जाएगा। वेलिंगटन फैमिली ने जो अपना खेल दिखाया है कि मेरे पास 13.5 बिलियन का हिसाब किताब है और लगभग 2500 मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं और 13.5 बिलियन का मेरा रेवेन्यू है। टी रॉ प्राइस ने बताया कि 6000 एम्प्लॉयज़ मेरे पास हैं और 6.4 बिलियन का मेरा रेवेन्यू इस बारी का आया है। इन्वेस्को ग्रुप कह रहा है कि 8000 लोगों ने मेरे लिए जब काम किया तो मेरे पास टोटल 6 बिलियन के करीब का डॉलर इकट्ठा हुआ। और चार्ल्स क्वाब की जो इन्वेस्टमेंट कहती है कि वो 20,000 एम्प्लॉयज़ मेरे पास हैं, उन 20,000 एम्प्लॉयज़ ने जो मेरे को कमा कर दिया वो 5 बिलियन कमा करके दिया। और फिर आगे अमुंडी की बात करते हैं तो अमुंडी कह रहा है कि मेरे पास 4000 एम्प्लॉयज़ हैं और इन 4000 एम्प्लॉयज़ ने जो मुझे कमा करके दिया वो 15.3 बिलियन डॉलर कमा के दिया। ठीक है जी। और यूएसबी एसेट मैनेजमेंट के 3800 कर्मचारियों ने 3800 प्लस कर्मचारियों ने 6.2 बिलियन का जो धंधा उनको करके दिया। न्यूबर्गर के 1800 एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने जो आपको कमा कर दिया है वो 3.5 बिलियन है। और लेगमार्गन ने जो दिया है वो 3000 एम्प्लॉयज़ हैं और इसके भी 2.3 बिलियन हैं। और AQR मैनेजमेंट के 1200 एम्प्लॉई हैं, उन्होंने भी 2.1 बिलियन का जो डेटा है वो इनको ला करके दिया है। और ये अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको यदि मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इन सारी कंपनियों का जो मालिक है और इनके जो इन्वेस्टर ग्रुप हैं और जो डायरेक्टर हैं सारी कंपनियों के जितने भी ये बोले हैं वो सारे के सारे स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। अमेरिका में इनका ऑफिस है, डॉलर रुपए के पीछे बैकिंग है और उसके बेसिस पर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और सारे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दिखाई देते हैं। और इन सब के बराबर में यानी यहां से पैसा उठा करके एक जगह पे मैनेजमेंट करने का काम जो एक कंपनी करती है वो ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक, यदि मैं ब्लैक रॉक की आपको वर्थ बताऊं और ब्लैक रॉक के पास कितना धन है अगर ये बताऊं तो उसके पास 15.1 ट्रिलियन, बाकी बिलियन में थे ना, इतने ट्रिलियन। और अगर इससे पूछा जाए तो एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है यानी कितनी मैनेजमेंट पूरी दुनिया की कितनी मैनेजमेंट को ये मैनेज कर रही है तो वो कह रहा है 100 प्लस ट्रिलियन अमाउंट का मैं एसेट मैनेजमेंट कर रहा हूं, ब्लैक रॉक कहती है। और अपने जो ये बोले तो कौन, ये मोटा भाई तड़ीपार महोदय, तभी लोग उनको गृह मंत्री समझते थे, वो कहता है कि मैं अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन बनाना चाहता हूं। और इसके पास कितनी एसेट मैनेजमेंट है? 100 प्लस ट्रिलियन अकेली एक ब्लैक रॉक के पास। और यदि मैं इसकी वर्थ, मैंने थोड़ा एसेट देखा था, नेट एसेट क्या है अभी अराउंड, ये कह रहा है 5.6 ट्रिलियन की एसेट अकेली इस कंपनी की है। यानी ये तो वो है जो इसने फिक्स जमीन वगैरह ले रखी है। अब ये एसेट इतने की अगर हैं तो ये तो भारत तो अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बनाने की कह रहा है, जीडीपी को ही। और ये जो अमाउंट है जो भी ये मैनेज कर रहे हैं, जितना भी ये अपना डेटा दिया है इसने, उन्होंने कहा है लगभग 170 से 174 बिलियन डॉलर, यानी कि जिसकी अमाउंट जो आज के टाइम पर बन रही है वो बन रही है 1125 प्लस
लाख करोड़, 1125 लाख करोड़ से ज्यादा। समझ रहे हैं? इसी में मैंने एक लाइन लिखी थी, मैं 1125 लाख करोड़, तो भैया फिर भारत की जो जीडीपी है, जो बजट है, एनुअल बजट है भारत का, वो कितना है? वो कह रहा है भारत का जो एनुअल बजट है वो 50 लाख करोड़ का है खाली। यानी पूरे भारत का बजट है 50 लाख करोड़ का, जिसमें से जो टैक्सेस वगैरह है वो 34.96 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ के जो टैक्सेस है वो इकट्ठे कर लेते हैं। बाकी जो फिस्कल डेफिसिट और पता नहीं क्या क्या नौटंकियां चलती रहती है, बाकी का सौदा ये रहता है। यहां से आप हिसाब लगाइए कि अकेली ब्लैक रॉक कंपनी आपके देश की जीडीपी से कितने गुना ज्यादा की मालकिन है। ये कंपनी को एसेट चाहिए, एसेट। एसेट क्या क्या होते हैं? एसेट होते हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वो असली धन हैं। उसके बदले में वो आपको डिजिट ट्रांसफर करके आपके देश को कर्जदार कर देंगे। और ये जो सड़कें बन रही हैं, ये जो पुल बन रहे हैं, अभी मैं हिसार जा रहा था और जब कैथल की तरफ जा रहा था एक्चुअली, तो चंडीगढ़ से कैथल की तरफ जाते हुए मैंने देखा वो रोड बिल्कुल सही था, अच्छे से बना हुआ था। उसके ऊपर रोड बनाने के लिए पुराने वाले रोड को तोड़ करके साइड में दूसरा रोड बनाया गया। तो मुझे समझ में आया था इनका खेल कि जब ये वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के आते हैं तो अगला कर्जा, पिछला कर्जा चुकाने की औकात नहीं है भारत की सरकार के पास। यानी 55 लाख करोड़ का कर्जा था अपने भारत की सरकार पर 2014 में, और इस टाइम पर 256 लाख करोड़ का कब्जा हो गया है, कर्जा हो गया है 2025 में। अभी 26 आने वाला है। यानी कि पूरे कांग्रेस के शासनकाल में जितना कर्जा लिया था उससे 5 गुना कर्जा अब हो गया है पिछले 14 सालों के अंदर, पिछले 11 सालों के अंदर। और ये इस अपने आप को देशभक्त कहने वाले और असल में गद्दार सरकार के काम है। जो आरएसएस के और बीजेपी के लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उनसे ज्यादा हरामी लोग आपके आसपास नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहचान कर लीजिए, आने वाले टाइम में पूरे समाज को यह कसम खानी पड़ेगी कि जो आज आरएसएस और बीजेपी के साथ है उसकी वजह से आपके बच्चों की बर्बादी हुई है। पहले ये कर्जा था, अब ये कर्जा है। जब कि ये वाले कर्जे का ब्याज भी चुकता नहीं कर पा रहा भारत, तो इसको कैसे चुकता करेगा? और रोज नया कर्जा कैसे मिल रहा है? और पोल्यूशन से टलने के लिए आपको कितने हजार करोड़ का फिर से कर्जा लेने की बात आ रही है? ये कमेंट में आप लिखिए, सर्च कीजिए गूगल पर कि कितने लाख करोड़ का, कितने हजार करोड़ का कर्जा आपको पोल्यूशन से निपटने के लिए लिया जा रहा है। और पिछली वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पोल्यूशन इनका जानबूझकर क्रिएट किया हुआ खेल है, कंट्रोल करने के लिए। नए जिले बनाने से लेकर, अरावली को तोड़ने से लेकर, खनन माफिया को लेकर के, ट्रांसपोर्ट के माध्यम, ये सारा का सारा खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो गुंडागर्दी का माहौल है वो बनाया जा रहा है ताकि ये लोग वहां पर अपनी फोर्सफुली कोई एक्शन ले सके, जिससे कि समाज के बच्चों को आगे कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल हम यहां आते हैं, ये बात आपको बतानी है कि आपको अभी पोल्यूशन से निपटने के लिए कितने का कर्जा और मिलने वाला है। अब मैं ये देख रहा हूं कि भैया एक कंपनी जिसकी जीडीपी, जिसका पैसा, जिसके पास जो वर्थ है वो भारत की जीडीपी से भी कई गुना, कितने, लगभग 20 गुना का तो एसेट उसके पास मैनेजमेंट का खेल है। यानी उस इतने रुपए तो 24 घंटे जेब में रखती है। भारत की जीडीपी से 20 गुना से भी ज्यादा, 21 गुना से भी ज्यादा, 22 पंजा 110 होता है, 22 गुना से भी ज्यादा। भारत की जीडीपी के 22 गुना से ज्यादा अकेली एक ब्लैक रॉक कंपनी के पास एसेट मैनेजमेंट का हिसाब किताब है। यानी भारत के लोगों के 20-25 साल की टोटल कमाई का एक कंपनी के पास है और बाकी कंपनियों के साथ इसका कंपटीशन है।
इन कंपनियों के मालिक एक ही हैं, वही हैं। मैंने बताया मॉर्गन, रेनॉल्ड्स, ये जो 13 फैमिलीज जिनका हम जिक्र करते हैं रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर के साथ में, ये सारे लोग ही इन कंपनियों के मालिक हैं। और यही लोग यहां पर हमारे एसेट का मैनेजमेंट करना चाहते हैं कि आपकी नदियां हम मैनेज करेंगे, फिर पानी हम अपनी मर्जी से तुमको बेचेंगे, आपकी जमीनें हम मैनेज करेंगे, फिर तुम्हें खाना हम अपनी मर्जी से देंगे, आपकी आपका आपकी धूप हम मैनेज करेंगे। इसीलिए सन डिमिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां, इवन बिल गेट्स भी लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एलन मस्क समेत। आपका जो कनेक्शन है, जितना जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजें हैं वो हम मैनेज करेंगे। कनेक्शन में आपका बिजली हो गया, कनेक्शन में आपका इंटरनेट हो गया, कनेक्शन में आपका दूरसंचार हो गया, कनेक्शन में आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब हम मैनेज करेंगे। वो ये कह रहे हैं तुम जीने के लायक नहीं हो, तुम बेवकूफ हो, तुमने इतने लोग बढ़ा दिए हैं, तुमने इतनी पॉपुलेशन कर दिया, वो ऐसा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ही के बीच बैठे, आप ही के गांव का कोई गधा आपको कहता मिल जाएगा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, संसाधनों का बंटवारा प्रॉब्लम है। अनइवन। अब जो हमारे यहां जंगलों के अंदर सोने के भंडार मिले हैं, जो कश्मीर में हमको लिथियम के भंडार मिले हैं, जो यहां कोयले के भंडार मिले हैं, जो एल्यूमिनियम बॉक्साइट के भंडार मिले हैं, जो दूसरी लोहे के जो भंडार मिले हैं, भैया उनकी माइनिंग इनको करनी है। इसीलिए आदिवासियों को उजाड़ना जरूरी है। अगर अकेले आदिवासियों को उजाड़ेंगे तो बाकी का देश भी कभी ना कभी खड़ा हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक गांव को उजाड़ना जरूरी है। और प्रत्येक गांव को उजाड़ने के बाद वो किस तरह से आपको लेकर के जाने वाले हैं, जैसे आपके केएमपी जैसा कोई, जैसे ये मैंने कुंडली मानेसर पलवल वाला दिल्ली के चारों तरफ जो जा रहा है रिंग रोड की तरह, इसके एमपी की बात करें तो इसके आसपास यानी जितने भी एलिवेटेड हाईवे हैं, इनके आसपास वो नई जमीनें इतनी दूर तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इतनी दूर तक रजिस्ट्री नहीं होगी, वहां पर ये लोग एक एरिया बसा रहे हैं। वहां उसका नाम इन्होंने लिया है ग्लोबल विलेज। समझ रहे हैं? एक बार आप अपने गांव से आ जाइए, फिर आपके पास जब कुछ नहीं बचेगा तो ग्लोबल विलेज के आसपास यहां उन्होंने बहुत छोटे छोटे से कबूतर खाने बनाए हुए हैं, जिनको आप लोग फ्लैट्स के नाम से जानते हो, हर हाईवे के आसपास। तो किसी भी तरह से, और उसमें ईवीएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के भी मकान वहां पर हैं। तो जिनके पास एनर्जी होगी, जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास फंड्स होंगे, उनको दूसरे फ्लैट्स खरीदने पड़ेंगे। और जिनको जमीनें छीन करके या जिनकी एक्वायर करके किसानों की गांव से बेदखल किया जाएगा, या जो खुद छोड़ जाएंगे, और जिनके पास कुछ नहीं होगा, तो वेलफेयर स्टेट के नाम पर तुमको रहने के लिए कम से कम जगह और खाने के लिए 5 किलो राशन मिलता रहेगा। तो तुमको ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स, जिन ईडब्ल्यूएस के कबूतर खाने, उनमें कैद करके रख लिया जाएगा। ड्रोन से तुम्हारे पास सुबह सुबह डबल बेड वो ब्रेड की रोटी मिल जाएगी, उसके अंदर नशा मिल जाएगा, ताकि आप पूरा दिन नशे में रहो। आपके बच्चों को नशे की सप्लाई कंटिन्यूसली आती रहेगी। जो ये रेशम वाला जो कॉरिडोर है, जिसको जो अफगानिस्तान से आ रहा है, और वहां जो सड़कें बन रही हैं अडानी अंबानी के लॉजिस्टिक्स के लिए, वो अफगानिस्तान से अफीम की खेती करके, और वहां आपको अफीम की जो सप्लाई है वो खूब कराई जाएगी। पीछे 3,000 किलो ड्रग्स जो पकड़ी गई थी 27,000 करोड़ रुपए की, वो उसका आज तक पता नहीं चला है। वो आपके बच्चों को सप्लाई के लिए आ जाएगी, दारू खूब बनती रहेगी, आपको नशे की सप्लाई की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी, और आप अपने गांव से उजड़ रहेंगे और आपके संसाधनों पर कब्जा ये करते रहेंगे। उन संसाधनों का इस्तेमाल इन्होंने रोबोट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के लिए, आपको निगरानी रखने के लिए, रोबोटिक हथियार बनाने के लिए,
टोटल सर्वेलेंस करने के लिए उनको करना होता है, और इसीलिए उन सबको ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए यदि आपके ऊपर टोटल कंट्रोल करना है तो। और इसीलिए आपके समाज को बांटा जा रहा है, इसीलिए तोड़ा जा रहा है। और चूंकि अमेरिका जैसे देशों के अंदर या दूसरे जहां जंगल नहीं है, उन इलाकों में या यूरोप में जहां पर रहना बहुत मुश्किल है, नॉर्वे जैसी, फिनलैंड जैसी जगह पर, और ये लोग जो स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, उन लोगों को यहाँ की जो जलवायु है वो बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए परफेक्ट है, इसीलिए उनको यहाँ आना है। वरना भारत जो कभी किसी, जो पूरी दुनिया के अंदर कभी इतना जबरदस्त इकोनॉमी में टॉप क्लास पे रहने वाला देश, जिसको इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद कर दिया है, अब हम आपको इसके बारे में क्या ही बताएं, ये तो आप सब लोगों को पहले से मालूम है। यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि असल में ये जो आपको मैंने दिखाया था कि साल, जो पहला साल है, इंडिया पहले नंबर पर है, चाइना कहीं भी नहीं है। पहला साल का मतलब है आज से 2025 साल पहले। ये रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन नाम की किताब में सारे आंकड़े दिए हुए हैं। पहले साल में यानी आज से 2025 साल पहले इन पहले 14 कंट्रियों में कहीं पे भी अमेरिका या इंग्लैंड का नाम नहीं आता है। यूके और यूएस कहीं नहीं आते हैं, यहां भी नहीं आते हैं, यहां भी नहीं आते हैं। 1600 ईस्वी में जिस टाइम पर ये ये जो इंग्लैंड जो आया है, जब अपने यहां पर आया है, उस वक्त भी यूके यहां पर है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें नंबर पर यूके आ रहा है, इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड आ रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बुरी हालत रही थी इंग्लैंड की, कितने बुरे हालात में था इंग्लैंड कि टॉप कंट्रीज यानी पूरी दुनिया में, अगर मैं यहां पर भी इस वक्त भी अगर ये बताऊं, अगर पहले साल में अगर इंडिया की इकोनॉमी मैं बताता हूं कि इन लोगों का खेल आने से पहले 51,000 जो जीडीपी है मिलियन डॉलर में अगर है, 51,000 यहां पर है, 51,400। उस टाइम पे चाइना की 42,000 है। कितनी दूर है, 10 मतलब 20% कम है। और 1600 ईस्वी में जब हम आते हैं यहां पर, जब हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है जो डॉलर्स में है 1,20,000 पहुंच गई है, तब यूके की, इंग्लैंड की 5,774 है। यहां से हिसाब लगाइए हम कहाँ थे। और जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ाया, हम 1947 में जब यहाँ पहुँचे, तब हमें पता चला, जब हमारा देश आज़ाद होता है, आज़ादी का जो नाटक खेला गया है उस वक्त, जो बल्कि उससे पहले ही बता देते हैं हम आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल 1857 में जब ये खेल चल रहे हैं तभी बता ले रहे हैं, तभी हम आपको ये बता दें कि यूके हमसे ऊपर आ गया है। इंग्लैंड 3,93,000 और हाँ, इंडिया जो है 1,50,000 पे पहुंच गया है। और यूएस से सबसे ऊपर पहुंच गया है ये 7 लाख कुछ समथिंग पे। चाइना 4,22,000 पे। यानी यहाँ से जो पैसा ट्रांसफर जो इंडिया का होना चाहिए था और चाइना का होना चाहिए था, वो अब यहाँ बदल के यूएसए में आ गया है। यानी क्योंकि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो यूएसए से कंट्रोल कर रहे हैं सारा का सारा सौदा। अब इसको आप कैसे लेते हैं कि इस खेल को आप किस तरह से समझते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना स्पष्ट समझ में आ गया है। आपके मसाले, आपकी फसलें, आपकी दवाइयाँ, आपके जंगल, आपकी संपदा, आपका जल, जंगल, जमीन, जानवर, इसीलिए इनको कंट्रोल करना है क्योंकि आपका एरिया ही एकमात्र एरिया है पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है, जहाँ सबसे ज़्यादा सब। अच्छा हाँ, एक और बता देता हूँ, ये यूएसए यहाँ पहले नंबर पर इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड वार हो रहा है यहाँ पर, तो हथियार बेच करके कमा रहा है। आज भी तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात करें या इंडिया पाकिस्तान की बात करें या इंडिया बांग्लादेश या कहीं पर भी वर्ल्ड वॉर की बात करें, आज भी यही कमा रहा है। तो वॉर असल में देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सब इकोनॉमिक खेल है। इस पर अलग वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई आप अपने संतानों के लिए क्या करके जा रहे हैं। इनके जाल में यदि फंस करके आप वही कर रहे हो जो ये चाहते हैं, तो फिर आपके बच्चों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जैसा भी होगा आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। आप सारे लोग जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे,
ऐसी उम्मीद हमारी है। जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए।